नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 3 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की। सेल के शेयर्स के विश्लेषण और उस पर आगे की रणनीति को ठीक से और विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो अब आते हैं मुख्य विषय पर कि कोई भी निवेशक जो सेल में निवेशित है या नया निवेश करना चाहता है, उन्हें सेल को ठीक से समझ लेना चाहिए। सेल का मुखड़ा अवश्य ही स्टील उत्पादन का है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब सेल एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी का रूप ले चुका है। इसके जितने एम्प्लॉय स्टील प्रोडक्शन में काम नहीं करते, उससे अधिक एम्प्लॉय माइनिंग वर्क में काम करते हैं। इनकी देश भर में फैली हुई बहुत सारी खदानें हैं। इनकी खदान जो हैं वो आयरन ओर की तो हैं ही, डोलोमाइट और फ्लक्स आयरन इत्यादि के भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही कंपनी की संक्षिप्त जानकारी, जिससे पता लगता है कि आपका निवेश किसी ऐसी वैसी कंपनी में नहीं है, और यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो किसी पैनी कंपनी में नहीं, बल्कि भारत सरकार के एक महारत्न कंपनी में निवेश किए हैं या करने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि देश के अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्योंकि अगर किसी भी देश के समृद्धि में उस देश के किसी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सूचकांक मापा जाता है तो वह उस देश के स्टील इंडस्ट्री से मापा जाता है। और भारत में स्टील इंडस्ट्री अगर किसी के हाथों में है, किसी की मुट्ठी में है, तो सेल ही है जो सबसे बड़ी कंपनी है और जो सबसे बड़ा लीडर है अपने इंडिया जैसे देश का। और आने वाले दिनों में इस प्रकार की कंपनियों का ज़बरदस्त फ्यूचर रहने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले 20 सालों से भारत की जो केंद्रीय सरकार है, उनकी पॉलिसी रही है कि धीरे धीरे जो भी बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, उनको डाइवेस्टमेंट किया जाए और इस प्रकार से धीरे धीरे उसे प्राइवेट हाथों में दिया जाए या पीपीपी मोड पे चलाया जाए। तो इस प्रकार जब ऐसी कंपनियों की वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो इनके शेयर्स के दाम बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अब ये निवेशित हैं, उनके किस्मत की बात है, या जो निवेश करने वाले हैं उनके किस्मत की बात है कि किसके किस्मत से कब डाइवेस्टमेंट हो और इन कंपनियों का शेयर आसमान छुए। क्योंकि आप देखेंगे कि इससे छोटी कंपनियों के शेयर इसके 2 गुने, 3 गुने और 4 गुने दाम तक की कीमत रखते हैं। इस कंपनी में अच्छी बात है कि पिछले कई सालों के लॉस के बाद इस कंपनी ने अब अपने खर्चे की कटौती और अफसरशाही को बहुत हद तक नियंत्रित किया है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसके रेवेन्यू में 14% तक का ग्रोथ हुआ है और कंपनी जो लॉस में चलती थी इतने दिनों से, वो अब 935% तक का मुनाफा किया है। बीएसई के ऊपर इन्होंने पिछले फरवरी में कम्युनिकेशन किया है अपने 3rd क्वार्टर तक के रिजल्ट का। तो उस 3rd क्वार्टर के रिजल्ट में जो लेटेस्ट जानकारी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो वहां कंपनी ने 429.62 लगभग 430 करोड़ का मुनाफा बुक किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है स्टील इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि 3 साल से 4 साल से सेल लॉस में चल रहा था और मैनेजमेंट की चुस्ती फुर्ती ने और मैनेजमेंट की व्यवस्था ने इसको एक बार फिर से प्रॉफिट मेकिंग बना दिया है। और भारत सरकार की ये महारत्न कंपनी है, ये तो आप सब लोग को ऑलरेडी पता है। तो अब चलते हैं investing.com के ऊपर। investing.com कहता है कि ब्रीफ स्टील अथॉरिटी of India says mined 32.406 million tons of steel making input minerals during financial year 1920। मतलब ये हो गया कि ये जो कंपनी है उसने 32.406 मिलियन टन्स जो स्टील के मिनरल्स के उत्पादन है उसको किया है पिछले साल में। और इस न्यूज़ का ही एक एक्सटेंशन आपको दिखाते हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स पे छपा हुआ है। तो उसमें दे रखा है कि जो पिछले साल इन्होंने प्रोडक्शन किया था उससे इस साल 4% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है। तो जो ये प्रोडक्शन है वो पिछले साल से 4% अधिक है। तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट इसके प्राइस पे भी पड़ा है। और आपने देखा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5.5% अपने प्राइस में मजबूती दर्ज की। अब इसके रिटर्न की स्थिति को देखने के लिए अगर चलें तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 डे में इसने 5.5% के आसपास, 1 वीक में इसने करीब 17% के आसपास और 1 मंथ में लगभग 43.5% के आसपास मुनाफा दिया है। और 1 साल में 44% के आसपास निगेटिव रिटर्न है।
तो अब इसके पीयर कंपनियों की अगर स्थिति देखें तो इसकी पीयर कंपनियां जो हैं जेएस स्टील है, टाटा स्टील है, भारत फोर्ज है, जिंदल स्टील है, इन सारी कंपनियों ने लगभग वही 41%, 46%, 34% के सारे लॉस बुक किए हैं। इवन टाटा ने भी इतनी ही लॉस बुक की है, 46% के आसपास। तो चूंकि चाइना और जो अमेरिका का ट्रेड वार है, उस चाइना और अमेरिका के ट्रेड वार की वजह से पूरी स्टील इंडस्ट्री अभी गोते खा रही है। उसके प्रभाव से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी बाहर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही ये चीज़ें सेटल होगी और जैसे ही ये चीज़ें निकल के आएंगी तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्राइस रिवर्सल अपसाइड होगा और इसमें निवेशकों का बड़ा मुनाफा हो सकता है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम ये देखेंगे कि पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने अपना कोई भी शेयर सेल नहीं किया है और इसकी शेयर होल्डिंग सेम की सेम क्वांटिटी में बनी हुई है। म्यूचुअल फंड 4% के आसपास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 15% के आसपास और फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 3.5% के आसपास हैं। और हमारे आपके जैसे जो रिटेल निवेशक हैं वो भी करीब करीब 6.75 के आसपास हैं। तो आप ये देखेंगे कि इस कंपनी में म्यूचुअल फंड वालों की भी रुझान है, विदेशी कंपनियों की भी रुझान है और ख़ास करके जो अपने देश के DII हैं उन लोगों की ये बहुत पसंदीदा शेयर है। अब इस कंपनी की पी रेशियो क्या है? पी रेशियो 5.60 और इस सेक्टर की पी रेशियो 14.95। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि सेम फील्ड की इससे छोटी कंपनियां, क्योंकि इससे तो बड़ी कोई कंपनी है ही नहीं देश के अंदर स्टील इंडस्ट्री में, तो इससे छोटी कंपनियां 14.95 की पी पे मिल रही हैं, लगभग इससे 3 गुना महंगा मिल रही हैं और ये 5.60 पे मिल रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये कंपनी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यू के ऊपर मिल रही है। अभी जो हालात हैं मार्केट के, उस वजह से जो फोरकास्टर हैं उसमें मात्र 31% फोरकास्टर ही इसे बाई करने की सलाह दे रहे हैं। इसकी 2 वजहें हो सकती है, उन वजहों को हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको जैसा मैंने पहले भी बताया कि 2016 में इसने लॉस बुक किया, 2017 में इसने लॉस बुक किया और 2018 में इसने लॉस को थोड़े से प्रॉफिट में बदला और 2019 में ये प्रॉफिट बहुत बढ़ करके 935% के आसपास हो गया। तो रेवेन्यू भी बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ी है। अब इस बीच में कोरोना का कहर कितना इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है वो आने वाली रिजल्ट के हिसाब से ही पता लगेगा, जो अभी तक BSE के ऊपर अपडेटेड नहीं है। तो जब तक BSE के ऊपर कोई रिजल्ट अपडेट नहीं होता तब तक हम उसको ऑथेंटिक मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अलग अलग सोर्सों पे अगर कोई रिजल्ट है तो उस रिजल्ट में कोई अगर चेंजेस कर दे, कोई सुधार कर दे, तो अभी जो बातें बताई जाएगी वो बातें हो सकता है कि झूठी हो जाएं। तो BSE पे जो कम्युनिकेशन होता है वो फुल एंड फाइनल कम्युनिकेशन होता है, तो हम उसका इंतजार करेंगे। अब इस कंपनी के कारोबार की स्थिति को समझने से पहले इसके चार्ट के मूवमेंट को देखें तो प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा कि अभी इसमें नई इन्वेस्टमेंट करने से फोरकास्टर क्यों मना कर रहे थे। तो इस साल से हम शुरू करते हैं इसके एनालिसिस को। तो 15 जनवरी को इसने हाई बनाया था 51 रुपये 65 पैसे का और लो बनाया था 49 रुपये 65 पैसे का। तो वहाँ से इसमें एक गिरावट आती है और तब तक कोरोना का खबर आ जाता है और कोरोना के बाद में इसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट आती है और 30 मार्च का समय है जब ये 20 रुपये के आसपास अपना बॉटम बनाने लगता है। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ 51 रुपये और कहाँ 20 रुपये, लगभग 60% के आसपास इसमें गिरावट होती है। जिन लोगों की बाइंग प्राइस 51 रुपये के ऊपर होगी और उन लोगों के लिए 20 रुपये, आप समझ सकते हैं कि उनकी पूंजी 60% का झटका ले चुका है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि जिन लोगों ने 20 रुपये पे निवेश किया होगा उन लोगों का करीब करीब 50% का ग्रोथ हो चुका है और 31 रुपये 85 पैसे पे उसकी प्राइस आ गई है। तो लगभग पैसा उनका 1.5 गुना से ज़्यादा हो चुका है। आप देखेंगे कि 50 डेज का जो EMA है वो निकल के आ रहा है 30 रुपये 23 पैसे के आसपास। उसको कंपनी की शेयर प्राइस ने उसे क्लेम कर लिया है और बहुत मजबूती से क्लेम किया है और उसके ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है। अब इसका पहला टारगेट जो होगा हम लोग देख रहे हैं वो 100 दिनों का EMA जो 34 रुपये 23-25 पैसे के आसपास निकल के आ रहा है। तो वहाँ पर जब चला जाता है
तो आप नए सिरे से बाइंग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो वैश्विक मंदी का दौर दूसरा शुरू हुआ है, जैसा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं कि डाउ भी गिरा हुआ है 2-3 दिनों के कारोबार में जब से हमारी मार्केट की छुट्टी है, और SGX निफ्टी भी गिरा हुआ है। दुनिया के लगभग सारे बड़े मार्केट गिरे हुए हैं। तो संभावना यह है कि कल इसमें बड़ी गिरावट आए या कल भी मार्केट में गिरावट दर्ज हो। वैसे जो अपना ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो कहता है कि अपने इंडियन मार्केट में तेजी रहेगी। तो ये दोनों बातें विरोधाभास लिए हुए हैं। एक तरफ है कि इंडियन मार्केट में चेन ऑप्शन का एनालिसिस कहता है कि मार्केट में तेजी रहेगी, लेकिन एक बात यह भी है कि भारतीय निफ्टी 50 इंडेक्स सीधी SGX निफ्टी को फॉलो करती है और वहाँ बहुत बड़ी गिरावट हुई है, तो हो सकता है उसके आधार पर कल गिरावट भी हो जाए। तो यह एक संभावना है जो आपको इस प्राइस पर बाइंग से रोकती है। तो आपके बाइंग की और सेलिंग की क्या रणनीति होगी, उसके ऊपर आने से पहले हम इस कंपनी के होल कारोबार की स्थिति को NSE की वेबसाइट पर देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी ने जो पीछे वॉल्यूम ट्रेड किया है, मेरा फोकस उस पर है, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम रहा है। 3,57,23,601 शेयर्स की टोटल ट्रेड हुई है और 62,02,480 शेयर्स की डिलीवरी हुई है। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 17.36 के आसपास है, जो थोड़ा कमज़ोर है। अब इसमें हमारी रणनीति क्या हो, तो रणनीति के लिए फिर हम एक बार प्राइस चार्ट पे आ जाएं। तो जो लोग तो पहले से निवेशित हैं, जिन लोगों ने 20 रुपये 25 रुपये के ऊपर निवेश कर रखा है, वो तो अपना 50 डेज के EMA पर अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दें। अभी ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आई है जीरोधा बोल करके, जिस प्लेटफॉर्म का अकाउंट खोलने के लिए जो फ्री में खुलता है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब देखेंगे तो वहाँ पर इस अकाउंट को खोलने का लिंक दिया हुआ है। तो उसमें खोल लेने से आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कोई होल्डिंग ले रखी है तो होल्डिंग में भी आप अपनी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नहीं तो ऐसी फैसिलिटी देश की अभी कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं दे रही कि आप अपने होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगा सकें। आपको लाइव मार्केट में आना पड़ेगा और लाइव मार्केट के दिन ही उसमें आप जो कुछ भी कर सकते हैं, और शाम को आपका जो भी लगाया हुआ पोजीशन है वो स्क्वायर अप हो जाता है। केवल जीरोधा ही ऐसा है जिसमें 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो आप उसमें जाएंगे और आप अपना अकाउंट खोल लेंगे, उससे आपको एक नई सुविधा मिल जाएगी। तो सुविधा ये होगा कि आपने अगर अपने होल्डिंग में लगा रखी है स्टॉप लॉस 50 दिनों के EMA की, तो आपने बिजनेस को देखा नहीं देखा, मार्केट को देखा या नहीं देखा, अगर ये इसके नीचे आता है तो आपका सौदा कट जाएगा और आपके 30-31 रुपये जो है वो सुरक्षित हो गए। तो अगर आपने नीचे के लेवलों में खरीदा है तो आपको 50% के आसपास का मुनाफा हो गया। फिर आप इसमें टेम्पोररी बेसिस में चूंकि एग्जिट हुए हैं तो फिर नीचे के लेवलों में आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और जो लोग ऊंचे दामों पे निवेशित हैं, जिन लोगों ने 40 रुपये 50 रुपये के आसपास निवेश किया है, उनके लिए भी मेरी सलाह यही है कि 50 दिनों का जो EMA है उसे निश्चित रूप से आप एक स्टॉप लॉस के रूप में रखें। क्योंकि वहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो आपका 31 रुपये तक की जो प्राइस है और उसकी जो वैल्यू है वो सिक्योर हो जाए। और आपकी नज़र 100 दिनों के EMA की ओर होनी चाहिए जो 34 रुपये के आसपास है। अगर ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ उसे क्रॉस कर जाता है, जैसा कि कल की मार्केट में ऑप्शन चेन एनालिसिस से पता लग रहा है कि कल की मार्केट तेज रहेगी, तो वहाँ पर तुरंत आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे 100 डेज के ऊपर और 34 रुपये पर आप अपने स्टॉप लॉस को लाएंगे। तो ये रही आपके लिए रणनीति। और जो नए निवेशक हैं उनके लिए रणनीति ये है कि आप जिस भी प्राइस पर इसमें, चूंकि अब यहाँ से ऐसा सीन बन रहा है कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, तो आप जिस भी प्राइस पर निवेशित हों उस निवेश के 1-2 रुपये के नीचे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगाएं और इंतज़ार करें मार्केट के ऊपर जाने की। अगर नीचे आता है तो अपने सौदे को कट जाने दें, फिर नीचे के लेवलों पर दोबारा एंट्री ले सकते हैं। अब इसके RSI की पोजीशन को अगर देखें तो RSI क्या कहता है? RSI कहता है कि प्राइस में बहुत मजबूती है, नंबर लगभग 57 के हैं। इसकी MACD क्या कहती है? तो इसकी MACD भी कहती है कि प्राइस में मजबूती रहने की संभावना है। तो अभी तक जो होल मार्केट सिनेरियो दिख रहा है, जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस दिख रही है, RSI दिख रही है, MACD दिख रही है, तो वो सारी चीज़ें बता रही हैं कि इसमें तेजी रहेगा। और इसके जो कैंडल का पैटर्न बता रहा है वह भी बता रहा है कि तेजी रहेगा। तो आपको हमने
तेजी की स्थिति में भी और कल के मार्केट में मंदी की स्थिति में भी इन सारी बातों पर बड़े विस्तार से बताया। फिर भी आप जो कुछ भी फाइनल निर्णय लेंगे निवेश से संबंधित, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर और उसके साथ सलाह करके ही लेंगे, क्योंकि पैसा है आपका तो उस पैसे को बचाने की जिम्मेवारी भी है आपकी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।